कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीएचडी कैसे करें, पीएचडी की पढ़ाई कैसे, क्या कहाँ होता है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कर सकता है, एलिजिबल कौन हो सकता है, वो बताऊंगा इस वीडियो में। पीएचडी दोस्तों उसको कहते हैं डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, और इसको करने के बाद आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं डॉक्टर, जैसे कि मेरे नाम के आगे लगने की प्रोसेस में है, यानी कि मैं पीएचडी इनरोल, ये आफ्टर पीएचडी कंप्लीशन लग जाएगा। ठीक है, कैसे होगा भाई पीएचडी? पीएचडी करने के लिए आपको कंपलसरी है आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है परास्नातक और शॉर्ट फॉर्म में पीजी। तो यूजी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपको मास्टर्स करना होता है, मास्टर्स भी कह सकते हैं आपको मास्टर्स करना होगा। जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, उसी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करना होता है। जैसे कि ग्रेजुएशन में आपने कोई सब्जेक्ट लिया और मास्टर्स में आप चेंज कर लेते हैं, सारे स्ट्रीम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई स्ट्रीम में हो सकता है कि कंपलसरी नहीं है जिसमें यूजी पीजी इसी में करना है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कंपलसरी है, पीजी सब्जेक्ट का जो होगा वही पीएचडी भी होगा, है ना, क्योंकि बिना पीजी किए पीएचडी पॉसिबल नहीं है और उसी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब आपने सब्जेक्ट चुन लिया, अब आपने पीएचडी में एडमिशन का मन बना लिया। अब आपको उसके साथ और क्या चाहिए? एक और चीज़ है, उसको कहते हैं NET। ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस एक एग्ज़ाम है ऑल इंडिया लेवल पे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिसका कंडक्ट कराती है जिसको यूजीसी, है ना। यूजीसी के बारे में आप जानते होंगे। और ये क्यों कंडक्ट कराती है? ये कंडक्ट इसलिए कराती है कि अगर कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन में, यानी कि पीएचडी करने के मूड में है, हायर एजुकेशन में अपने करियर को देखता है और आगे बढ़ना चाहता है और रिसर्च करना चाहता है। पीएचडी में क्या होता है? रिसर्च होता है। तो उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है, ये एक पैमाना होता है, ये एक स्केल है कह सकते हैं कि आप योग्य हैं, आप एलिजिबल है पीएचडी करने के लिए। ये साबित करने के लिए आप एलिजिबल हैं एकेडमिक करियर के लिए, यानी कि आप टीचर बनने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स बनने के लिए एलिजिबल है। और अब आप नेट की एग्ज़ाम में बैठे और नेट आपने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, क्वालिफाई कर लिया आपने नेट, तो फ़ायदा क्या होगा आपको? अब आपको पीएचडी में एडमिशन लेने में थोड़ा सा फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? भारत के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें होती हैं। कहीं भी एग्ज़ाम एडमिशन लेना हो पीएचडी में, एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू। तो और आपने अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है तो जो ये एंट्रेंस है ये आपको नहीं देना पड़ेगा, इससे आप एग्जम्प्ट हो जाएंगे, मतलब आपको एग्जम्प्ट बोलते हैं इसको। अब आप एक कदम आगे हो गए, आप डायरेक्ट अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो डायरेक्ट आप सिर्फ इंटरव्यू देंगे। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे ने फॉर्म भरा, 100 में से 50 बच्चे के पास नेट क्वालिफाइड है, तो वो 50 बच्चे डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आप जो रेस है उस रेस में ऑलरेडी एक कदम आगे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, सभी में नहीं। वैसे पीएचडी में इनरोल होने के लिए एंट्रेंस देना होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सिलेबस क्या है प्लस इंटरव्यू? तो सिलेबस ऑलमोस्ट 100% सभी यूनिवर्सिटीज़ का 50% रिसर्च अगर आपने यूजी पीजी में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो रिसर्च मेथडोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यही पूरा काम आपको पीएचडी में करना है। इसकी कई किताबें आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और 50% सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी से सवाल। ये पैटर्न ऑलमोस्ट सभी फॉलो करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है कि वो कुछ जीएस और जीके और कुछ लैंग्वेज इस तरह के सवाल देते, तो वो अपने पैटर्न को जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जब नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो वो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। वैसे ये होता है। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में अब आपके पास सवाल ये होता है कि आप पीएचडी कर रहे हैं, मतलब उसका मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिसर्च करने का मूड बना के आए हैं। तो आप
का सब्जेक्ट एरिया यानी कि रिसर्च एरिया आपसे पूछा जाता है। आपका रिसर्च एरिया आप क्या करेंगे, ये इंटरव्यू के सवाल होते हैं। वो रिसर्च एरिया पर क्वेश्चंस बनते हैं कि आप इस पर रिसर्च क्या करेंगे, क्या इस पर पहले किसी ने किसी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक रिसर्च या फिर कोई रिसर्च हुआ है, कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ करेंगे, क्या रिसर्च डिज़ाइन होगा, सैम्पलिंग टेक्निक क्या यूज़ करेंगे, हाइपोथेसिस होगा कि नहीं होगा, क्या आपने कितने अभी तक रिव्यू किया है लिटरेचर को, और साथ ही साथ आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस पर रिसर्च होना चाहिए। इस तरह के सवाल जवाब पर ही इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, 70-30 का रेशियो होता है, 70% एंट्रेंस और 30% इंटरव्यूज। ओके, और किसी किसी जगह जहाँ पे एग्जाम टॉप होंगे वहाँ 50-50 होता है, जितना 50% एंट्रेंस और 50% इंटरव्यू। तो ये दो रेशियो होता है। कुछ यूनिवर्सिटी 70% एंट्रेंस से लेते हैं और 30% इंटरव्यू से, कुछ 50-50 को लेते हैं। तो पीएचडी ऐसे आप करेंगे। अब आप किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, आर्ट साइंस के और ये क्या कॉमर्स, अब तीनों में से किसी में भी होंगे, सब जगह सेम प्रोसेस है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर पीएचडी कितने दिन का होता है और क्या क्या एग्ज़ाम होगा। तो देखिए अभी का जो नॉर्म्स है वो पीएचडी 5+1 यानी कि 6 ईयर का है ना। 6 ईयर में आपको पीएचडी सबमिट करना होता है। पीएचडी में जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ एक बार होता है, उसको बोलते हैं कोर्स वर्क। ठीक है, कोर्स वर्क एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम जब आप इनरोल करेंगे, एडमिशन ले लेंगे, तो आफ्टर 6 मंथ आपको ये एग्ज़ाम होगा। आफ्टर 6th मंथ ये एग्ज़ाम होगा। आपको ये 6 महीने पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर आपको जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको रिसर्च के दृष्टि से एक बेसिक कह सकते हैं पहला। दूसरा रिसर्च इथिक्स, कि रिसर्च में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चोरी नहीं करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, और आपको पब्लिकेशन इथिक्स, आप जो पब्लिश करा रहे हैं उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अगर आप किसी का यूज़ कर रहे हैं कोई कंटेंट तो उसको कैसे आपको बताना है, क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है एक कोई लैंग्वेज कंपलसरी हो पढ़ना, और कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी है असिस्टेंट टीचर के पास। तो इतना कुछ आपको होता है। इसके बेस पे एक एग्ज़ाम बस एक ही एग्ज़ाम पीएचडी में होता है, उसको कोर्स वर्क कहते हैं, और वो एग्ज़ाम के बाद आपको फिर यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। पीएचडी में आपको उपाधि दी जाती है ना, यहाँ पे आपको उपाधि दी जाती है, यहाँ पर आपको नंबर नहीं दिया जाता है। आप जब पीएचडी, नंबर सिर्फ कोर्स वर्क का आपको मार्कशीट दिया जाएगा, बाकी पीएचडी की उपाधि दी जाएगी, जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप गौरव कुमार, आप पीएचडी के लिए अर्ह पाए जाते हैं और आपको आज से डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, आफ्टर 6 मंथ आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको एक रिसर्च टॉपिक पर रिसर्च करना है, और रिसर्च जो करेंगे उसके लिए आपको एक रिसर्च सुपरवाइज़र मिलेगा। ठीक है, रिसर्च सुपरवाइज़र मिलेगा, जिसको गाइड भी कहते हैं, हिंदी में शोध निर्देशक कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंडर आपको रिसर्च करना होता है, मतलब पूरा पीएचडी आपका इनके साथ ही, इनके अंडर, इनके गाइडेंस में चलता है। तो जो भी आपका रिसर्च सुपरवाइज़र होगा उनके साथ आपको एक अच्छी बॉन्डिंग रखनी है, तभी अच्छा रिसर्च हो पाएगा। स्वाभाविक है, जिनके साथ काम करना है, जिनके अंडर काम करना है, उनसे अच्छे संबंध रखने होंगे। हर जगह पे ये तो मैंडेटरी होता है, ये तो होना ही चाहिए ना, ये एक गुड प्रैक्टिस ही आप कह सकते हैं। तो अब इनके अंडर आपको होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर पीएचडी में एडमिशन ले लिया, सब कुछ ले लिया, 5 साल पढ़ना है, मैं तो कुछ सुना था पैसा भी मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं, यहाँ पे फेलोशिप मिलता है ना। नाम में बदलाव है, चीज़ वही है। फेलोशिप क्यों, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको दिया जा रहा है सरकार की ओर से। अगर आप नेट पास नहीं हैं, यानी कि आप नेट जेआरएफ पास नहीं हैं, नॉन नेट है ना, या नॉन नेट जेआरएफ है, नॉन नेट जेआरएफ ही बोलिए, तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 8,000 पर मंथ, कुछ में 12,000 पर मंथ, कुछ में 15,000 पर मंथ आपको फेलोशिप दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा, पूरे 5 साल तक, 5 ईयर तक आपको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, रिसर्च को करने के लिए। ठीक, रिसर्च की पढ़ाई के लिए आपको दिया जाएगा, इसको पीएचडी फेलोशिप कहते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ पास होते हैं, जेआरएफ होते हैं आप, तो आपको यहीं पे
जो है वो 30,000 के आसपास आपको, मतलब पर मंथ 28 या 30 ऐसे ही कुछ होता है, इतना पर मंथ आपको 5 साल तक मिलता। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है। एक तरह से आप इसको एक जॉब की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई काम या कोई दबाव या फिर कोई किसी चीज़ का वो नहीं, आपको ज़बरदस्ती या फिर आपको कोई टारगेट नहीं होता है। सिर्फ ये रिसर्च के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये पूरा मैंने अभी आपको पीएचडी बताया। आपको एक गाइड मिलेगा, उसके अंदर आपको पूरा पीएचडी करना होता है, आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और आपको ये सब चीज़ें करनी होती है। कुछ काउंसिल्स हैं भारत में, अगर मान लीजिए आप नेट भी पास नहीं कर पाए जेआरएफ, तो आपको फेलोशिप चाहिए। तो जैसे कि सोशल साइंस में ICSSR है और MGNCRE है और ICHR है, ICPR है। इसी तरह से साइंस में कई तरह के हैं, इसी तरह कॉमर्स में है। तो ये जो एजेंसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही काम करती है, ये भी फेलोशिप प्रोवाइड कराती है। इसमें अलग अलग से इनके फॉर्म आते हैं। आफ्टर पीएचडी इनरोल आपको ये करना होता है ना, और वहाँ आपको फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो नियर अबाउट सोशल साइंस में तो 20K पर मंथ आपको ये 2 साल तक देते हैं सिर्फ पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आपका खर्चा पानी और आपको फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, और एक छोटा अमाउंट आप जनरेट कर पाएंगे और सेव कर पाएंगे अगर आप करना चाहें तो ये मैंने पूरा आपको तरीका बताया कि पीएचडी क्या होता है, कैसे इनरोल होते हैं, पीएचडी के दौरान क्या पढ़ाई होती है, कितने पैसे आपको मिलते हैं, पीएचडी किसके अंदर होता है, पीएचडी जमा करने की जो प्रोसेस होती है वो भी जान लीजिए। आप अपना पूरा रिसर्च करने के बाद आप उसको एक थीसिस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक बुक के फॉर्म में कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, और उसको आप सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट को। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे प्री सबमिशन होता है। फिर उसके बाद आपको वो जचने के लिए जाएगा। वो जो 2 एक्सपर्ट होते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा चुने जाते हैं आपके थीसिस को जांचने के लिए, उनके पास बाय पोस्ट भेजा जाता है और वो आपके थीसिस को जांचते हैं और उसमें वो फिर एवोल्यूशन में देखते हैं कि योग्य है या नहीं है, ये फॉल्ट है या नहीं फॉल्ट है। उसके बेस पे फिर आपको वो आता है। फिर उसके बाद जो सुधार होता है वो करना होता है, और फिर आपको फाइनल सबमिशन के लिए आपको 2 एक्सपर्ट आपका कह सकते हैं कि वाइवा लेते हैं। आप वहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद आपसे वो सवाल करते हैं और आपको पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले प्री सबमिशन होता है जिसमें आपको अपने यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के जितने प्रोफेसर्स हैं, जो DRMC बोलते हैं, ये सब चीज़ें बात थोड़ा सा टफ है, इसको अभी मत समझिए। DRMC होता है, BOS होता है, ये सब कुछ कमिटीज़ होती हैं, उनके पास आपको रखना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपका ये पास होता है और उसके बाद ये सबमिट होता है। तो बहरहाल फ़िलहाल तो यहाँ सिर्फ बात मैंने इतना करना चाहा आपसे इस वीडियो में कि आप कैसे मतलब पीएचडी में इनरोल होंगे, पीएचडी होता क्या है ना, पीएचडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नॉर्म्स होते हैं, नहीं होते हैं, कितने पब्लिकेशन कराने चाहिए और कैसे सबमिशन होता है, टॉपिक फाइनल और रिजेक्शन कैसे होता है, गाइड को कैसे चेंज करें, साथ ही साथ कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, फेलोशिप नहीं मिल रहा है या फिर और कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इन सब चीज़ों पर हम फिर कभी आगे बात करेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूँ, और आपको कुछ पर्सनली अगर मुझसे जानना हो इस रिलेटेड तो ये मेरा नंबर है, और आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए, गौरव मेरा नाम है ना, मैंने जैसा बताया मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ और हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से कर रहा हूँ। रात को कॉल ना करें, जब तो एक बार कॉल कट कर दूँ या कॉल ना उठे तो उस समय तुरंत कॉल ना करें, कॉल बैक मैं करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक करके भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ और किस ऑब्जेक्टिव से देख रहे थे। एक कमेंट तो इतने अच्छे वीडियो के लिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो गई। ठीक है, तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।